जेल में इमरान खान को रोकने के लिए जब वो बाज ना आए तो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को माफ़ी मिल गई जबकि चीफ जस्टिस मोहसिन नकवी के ऊपर गुस्से में क्यों आए। जरदारी क़यामत की रोज़ किस शख्सियत से मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद हैं। हिना भट्ट की चीन के अंदर हेरा फेरियाँ किस नौयत के सामने आई। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। कोई भी खबर हो, कोई टीवी चैनल हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसका रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो आगाज़ है वो इमरान खान से होता है। और कोई भी खबर, कोई अखबार, कोई टीवी, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इमरान खान का जिक्र किए बगैर जो है वो अधूरा है। उसकी वजह सिर्फ इमरान खान की ज़ात बज़ात खुद वो नहीं है, उनके साथ जो उनके मुखालफीन हैं सबसे बड़ी वजह वो है। मिसाल के तौर के ऊपर वो इमरान को जेल में न डालते तो आज लोग उनको डिस्कस न करते, उनके ऊपर 200 FIR ना होती तो वो आज जेल में न होते, उन्हें आप अदालत से गिरफ्तार न करते तो वो लोगों के दिलों में जगह न बनाते, उन्होंने जब डील नहीं की, बैरूनी दुनिया में नहीं की तो वो खबर न बनती। अब जब इमरान खान को समझाने, बताने, डील करने समेत सब हरकतें हो चुकी हैं, उनका मुतबादल लाने की भी ताहाल कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, अब फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खान साहब जब डील नहीं कर रहे और मीडिया जब उनसे मिलता था या उनकी पार्टी के लोग उनसे मिलते थे तो खान साहब कुछ ना कुछ ऐसा कहते थे कि वो गोरी मज़ाइल बन के उसकी मानद मुखालफीन के ऊपर जो है वो गिरता था। अब इन्होंने इमरान खान साहब को ज़ेर करने के लिए, रोकने के लिए इस तरह के अहकामात उठाए हैं कि जेल के अंदर भी रख के उस शख्स को अगर आप नहीं संभाल रहे तो जब ये शख्स बाहर आएगा तो हम इस बात को समझ सकते हैं, हमें इसका इदराक हो सकता है और आपको सख्ती से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान आपके ऊपर और भारी पड़ेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर खान साहब ने कहा था मैं जब इक़्तिदार से निकलूँगा तो मैं आपके लिए और ख़तरनाक हो जाऊँगा। वैसे ही हुआ। अब जब आपने उनको जेल में डाला तो और ख़तरनाक हो गए। अब जब वो बाहर आएंगे तो वो फिर आपके लिए मुसीबत बनेंगे क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। तो इमरान खान के अल्फाज जेल से भी जब सहाफ़ियों और उनकी पार्टी के लोगों के ज़रिए मीडिया तक पहुँचे और मीडिया ने आवाम तक पहुँचाए तो आपको ट्विटर बंद करना आपकी मजबूरी बन गई, आपको और कंडीशन लगाना जो है उसके ऊपर मजबूर कर दिया गया। तो अब आपने क्या किया कि इमरान खान को कैसे रोका जाए। जो भी लोग सहाफ़ी या उनके चाहने वाले, उनकी वकला या उनकी पार्टी के दिगर अफराद इमरान खान साहब से जब जेल में मिलेंगे तो पहले बीच में सुलहें थी, अब सुलहों के बजाय दीवार भी नहीं है, दीवार है लेकिन शीशे का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे जदीद किस्म के कैमरे का लफ्ज़ आए तो आपको कौन याद आता है, तो कैमरेज लगा दिए गए हैं और एक बल्ब लगा दिया जिसकी रोशनी से थोड़ा सा खान साहब को लोग देख सकें, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत भी लोगों को नज़र ना आए, चूँकि उनको अकीदत हो जाएगी, आवाज़ भी ना आए। तो साहिब उन्होंने क्या किया कि बीच में शीशा लगा दिया और शीशा लगा के बीच में बल्ब और प्लस कैमराज लगाएं। क्या बात होगी, कैमराज ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, क्या कहा जाएगा वो तो आपने अपने पहले से जासूस हमेशा दाएं बाएं फरिश्ते खड़े किए होते हैं, आपको पता है। इमरान खान जो बात पब्लिक दिल में रखता है वो सबके सामने कहता है, तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान को शीशा लगा के, कैमरे लगा के, बल्ब लगा के रोकेंगे, टोकेंगे। और सिलसिले में क्या किया गया कि इमरान खान को रोकने के लिए कैसे इंतजामात किए गए हैं, उन इंतजामात को मैं आपके सामने रखूं तो उसमें इमरान खान की लीगल टीम से मुलाकात, दरमियान में शीशा हायल कर दिया गया, दरमियान में एक बल्ब भी लगाया गया है जिसमें खुफिया कैमरा और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो नस्ब की गई है। बैरिस्टर गौर और नईम हैदर पंचोता जो हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया और इस बात को तसल्ली से बयान किया कि जनाब अली, हम जब इमरान खान साहब से वो भी जेल में मिलने जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बल्ब, उसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस, उसमें कैमरा और बीच में शीशा नज़र आता है। तो कब तक ये शीशा रहेगा? ये शीशा टूट जाएगा, इसके कांच जब बिखरेंगे तो आप इससे ज़ख्मी होंगे। तो खान साहब को रोकने के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज गुस्से में है। आज फिर से चीफ साहब बोलते रहे जबकि जज सुनता है। ये मसूफ बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कि पता नहीं ये कौन सी गज़ा खाते हैं, कितने बादाम खाते होंगे। बहरहाल वो 4.5 घंटे में से कम 4 घंटे वही बोलते रहे, बाकी लोग तो कम बोले। और फिर आखिरकार जब तंग आए तो अपनी कुर्सी पे किसी और को बैठाया और ख़ुद साइड पे हो गए। जब तक कुर्सी पे बैठे थे बोलते ही रहे।
फिर हुआ ये कि इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंस रही है। ये चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात कही। फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इदारे अदालती किसके लिए हैं? ये लोगों के लिए हैं। लोग हैं तो हम हैं। ऐसे ओहदों पर बैठे हुए हमें शर्म आती है। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद हैं। मैं ट्विटर की बंदिश से मुतल्लिक लिखे गए खत की वजूहात पेश की जाएंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी। हमने तो काजी साहब की हरकतें तो बता दी, लेकिन ये चीफ साहब तो गुस्से में थे। अब ये दूसरे चीफ हैं जो गुस्से में हैं, वो हैं अकील अहमद अब्बासी और ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं कि ये ट्विटर क्यों बंद किया है, इससे क्या होगा, क्यों ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान लोग देखते थे, तनकीद होती थी, सारी चीज़ें होती थी। अब वीपीएन के ज़रिए भी जो लोग ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि बज़ात खुद वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इवन आर्मी के लोग भी और अब मेन इदारे वो वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। बाकी जगहों पे बंद कर रखा है। और तो ट्विटर बंद करने से तो ऐसे ही है जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली और बिल्ली उसके बावजूद उसको खा जाए। तो आप ट्विटर की बंदिश जो है उसको लंबा अरसा इसी तरह से रख के मुल्क का माशी नुकसान करेंगे, दूसरों की चीज़ों से लाइल्म रहेंगे, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं सकेंगे। इससे ज़्यादा तो और कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो चीफ साहब आप गुस्सा करते रहें, चीज़ें करते रहें, लेकिन इन लोगों को दिमाग जो है उसमें भूसा भरा हुआ है, इनको समझ नहीं आएगी। नवाज शरीफ साहब को किस नौयत की माफ़ी मिली और खुलेआम और सरेआम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ रिकाउंटिंग भी होने लगी है। ईद के तीसरे दिन बयान दिया था ना, तो उसके बाद 3-4 सीटें तो आपकी जा रही हैं और चीज़ें भी होंगी, तो आपके सर के ऊपर एक नहीं दर्जनों तलवारें रखी गई हैं, जो कि गलत है, लेकिन वो इसलिए कि आप बाज नहीं आते। नवाज शरीफ साहब को माफ़ी इस सिलसिले में मिली। देखिए, तोशाखाना से मियाँ साहब और जरदारी साहब वो चीज़ें भी लेके गए जो कानूनी तौर के ऊपर लीगल नहीं था लेके जानी, जिसमें गाड़ी है, जिसमें और चीज़ें भी हैं, पता नहीं अनानास तक का नाम आया। तो इस सिलसिले में क्या हुआ कि तोशाखाना से गाड़ी लेने का रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। भाईजान, ये पहले बनाया क्यों था? तब दुश्मनी थी। अब लिया क्यों है? अब दोस्ती है। तो क्लीन चिट मिलने के बाद नैब ने अदालत से नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा कर दी है। अब नैब भी कह रहा है कि भाईजान, अदालत से कह रहा है कि छोड़ दीजिए, मियाँ साहब बड़े पाक साफ अच्छे चंगे लोग हैं, वो हमें गलत फहमी होगी थी उस वक्त जो नैब के केस बने थे, हमारी बात नहीं मान रहे थे, तो हमने उनके कहने के ऊपर, ताकतवरों के कहने के ऊपर नैब ने, हमने मियाँ साहब को अपने साथ मिलाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। सादा तशरीह ये है। नवाज शरीफ मासूम है, आप चाहें तो केस ख़त्म कर सकते हैं। नैब की इस्तदा, क्या लफ्ज़ है इस्तदा। तो अब नैब कह रहा है कि मैं चोर, मैं डाकू, मियाँ साहब अच्छे, मियाँ साहब चंगे, मैं बुरा। इतने बेशरम और ढीठ हैं कि अभी इनकी हुकूमत है ना, ये नैब को ख़त्म करें सरे से। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, जितने लोग हों, ये नैब जो है इसको तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो तो उसको अच्छे से हिसाब करना चाहिए। ये क्या हुआ, पहले मियाँ साहब बुरे थे, आपने केस बनाया गाड़ी लेने की, तोशाखाना का रेफरेंस, जो कि आपको और एविडेंस मिल गए थे, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो मियाँ साहब को थोड़ा सा खुश करने के लिए कह रहे हैं, इस्तदा कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब मियाँ साहब अच्छे। किस मुंह से आप अवाम के सामने जाएंगे? किस मुंह से आप अपने आप को, अपना चेहरा शीशे में देखते हो? ये क्या है? इसकी कोई बंदा जस्टिफिकेशन दे सकता है? ये कोई नैब, ये कानून, कोई आइन, कोई इंसानियत, कोई अखलाकी चीज़, कोई चीज़, यानी कि ये सब चीज़ों के बरखिलाफ़ है। यानी कि आप अपना थूका हुआ आज चाट रहे हो। और हमें पता है आपने इमरान खान, नवाज शरीफ, इन सब लोगों के खिलाफ जो केसेस बनाए थे, इनको ब्लैकमेल करने के लिए इनके खिलाफ गए थे, चूँकि ये आपकी बात नहीं मान रहे थे। और आज आप केस वापस लेके थोड़ा थोड़ा जो है वो गुड़ डाल रहे हैं, उसमें मज़ीद मीठा पैदा हो। लेकिन मियाँ साहब के अंदर भी एक छोटा सा इमरान छुपा है, वो कभी कभी जागता है, उसको नज़ूल होता है। ये सब आपके एंटी हैं, दिलो दिमाग से एंटी हैं, इनकी मजबूरी है जो आपको ये बर्दाश्त करते हैं। चूँकि एक बैत छोड़ता है, दूसरा कर लेता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा कर लेता है, तो वो वक्त आने वाला है जब ये सारे आपकी बैत छोड़ देंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। मियाँ साहब को तो समझ आ गई ना, जरदारी साहब को भी आ गई। ओहदे लेने और वज़ीर आज़म और सदर बनने के बावजूद अगर इनको समझ आ गई है, तो इससे ऊपर तो बस आगे क़यामत है, जन्नत और जहन्नम और कब्र है। उससे तो और कुछ नहीं दुनिया में मिल सकता। आप हाकिम वक्त बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, मुल्क के सदर बन जाएं, इससे बड़ी और कमाई क्या करेंगे? और वो कमाई करके भी आपको कुछ हासिल ना हो, अवाम आपसे नफरत करे, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी उस पीर के पास जाने की, बैत करने की, जहाँ पे बीमारी की तशखीस नहीं है, इलाज नहीं है, उनका दम अब नहीं फिरता।
डंडा भी नहीं फिरता। वो भी देख लिया पीटीआई के ऊपर जो डंडा पीर चला था उसने भी उतना काम नहीं किया। वो पहले ज़माने में होता था जब लोगों को समझ नहीं होती थी। फिर देखिए कि ज़रदारी साहब जो हैं वो क़यामत के दिन किसके सामने बैठेंगे, उनकी ख्वाहिश क्या है और मतवक्को मुलाकात ज़रदारी साहब की रोज़ क़यामत किससे होगी। ठीक है, वो उनके बड़े हैं। ज़रदारी साहब जब मर जाएंगे, कब्र में हिसाब हो जाएगा, रोज़े क़यामत जब महशर में उठेंगे तो वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जब मैं रोज़े क़यामत भट्टो साहब के सामने बैठूंगा तो वो कहेंगे शाबाश बेटा आसफ़ अली ज़रदारी, तूने क्या काम किया है। बीबी चली गई थी, तू सदर बन गया, मेरे नवासे को वज़ीर ख़ारजा बनाया, अब आगे वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी पार्टी को आपने बचाया, मेरी पार्टी को आपने संभाला। और रोज़े क़यामत भाईजान भट्टो साहब आपको ज़रदारी साहब बहुत कुछ पूछेंगे। मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। अगर मुलाकात हो गई क़यामत के रोज़ आपकी भट्टो साहब से तो वो बहुत कुछ पूछेंगे। वैसे तो रोज़े क़यामत ना भट्टो साहब आपको पहचानेंगे ना आप उनको पहचानेंगे, बिलावल आपको नहीं पहचानेगा, भट्टो साहब क्या मिलेंगे। भट्टो उस दिन तो ख्वाहिश करें मैं किसी और की ज़ियारत हो जाए तो बाप बेटे का, बेटा बाप का, कोई किसी का नहीं होगा। वहाँ सबको अपनी पड़ी होंगी, आंखें माथे के ऊपर होंगी और सब सोच रहे होंगे रोज़े क़यामत ये मैशर का रोज़ है, वहाँ पे एक जलाल और वो चीज़ें होंगी। तो आपको ज़रदारी साहब भट्टो साहब वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे और शाबाश भी नहीं देंगे। तो दुनिया में शाबाश आवाम से ले लें, भट्टो साहब अगले जहान चले गए, अगले जहान क्या पता, अगर कोई मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ना वहाँ कैमरा ना टीवी ना सोशल मीडिया। तो आपने इतनी बड़ी पेशन गोई कर दी कि वो बड़े खुश होंगे जब आपको रोज़े क़यामत मिलेंगे। तो वहाँ रोज़े क़यामत कोई किसी को नहीं पहचानेगा। हाँ, आपको अगर उम्मीद है कि भट्टो साहब आपको पहचान लेंगे, मिलेंगे और थपकी भी देंगे, शाबाश देंगे, तो फिर आपकी मर्ज़ी, थोड़ा सा दीन को भी पढ़ लिया करें और उसके बाद बयान दिया करें। एक हमारा डेलीगेशन गया है जनाब चीन के अंदर और वहाँ पे हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने क्या गुल खिलाए। तस्वीर देखिए, बागोर देखिए। हुआ ये कि नून लीग को दाद देनी पड़ेगी और कैसे कैसे जो हैं वो हीरे इकट्ठे करके वो जहाज़ में भर के वहाँ पे लेके गए हैं। और हिना बाजी भट्ट किस ज़ुबान में देखिए वो नोट्स लिख रही हैं और हिना वाज़ह तौर पर चीनी हुकाम को ये समझाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि वो डॉलर और रुपये के दरमियान फ़र्क क्या है। चीन में हुई मीटिंग की तस्वीर शेयर करने पर हिना परवेज़ भट्ट का सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। ऐसे ही लाइनें लगा रही हैं, आप देख रहे हैं तस्वीर को, और उन्हें तासर दे रही हैं, देखें मैं बड़ी इंटेलेक्चुअल, मैं बड़ी पढ़ी लिखी, मैं नोट्स बना रही हूँ, जो बात हो रही है। जबकि कर कह रही है बच्चा भी ऐसे ड्राइंग नहीं करता, ऐसे ऐसे करके लाइनें लगाई जा रही हैं। तो ज़रूरत क्या पड़ी थी कौमी ख़जाने पे बोझ डालने की और हिना परवेज़ भट्ट को जो है वो आप चीन में ले गई और वो बेचारी वहाँ पे जाली चीज़ें हैं। जिस जमात के साथ आपका वास्ता पड़ा है उसको पीटीआई कहते हैं, उसके अंदर नौजवान है 60% पढ़े लिखे हैं। आप कोई लाइन लगाएं, आप कोई ऐसे आपको देख लेना, आप इस दौर में आप सांस ले रहे हो, वो आपकी फ़ोटो देख के ना और सांस लेते हुए पहचान लेते हैं आप किस नज़ूल के अंदर हैं। आप कर कह रहे हैं, ये तो आपने पेन से लिखा था, उन्होंने आपकी छोरी पकड़ ली, ये कौन से नोट से। चीनी ज़बान आपको नहीं आती, उर्दू आप लिख सकते थे चूँकि चीनी वो आपको समझ नहीं आई, अंग्रेज़ी में क्या कहा तो बस ऐसी तासर देने के लिए लाइनें लगा दी। भाईजान हर जगह के ऊपर फेक चीज़ें बनाते हो। ये कितना बड़ा डेलीगेशन, चीन के अंदर आप जा रहे हो और नोट्स बनाते हुए आप जस्ट लाइनें लगा रहे हो। इससे बेहतर था कोई पुल का फ़ोटो बना देते, उनको दिखा देते, अपनी शक्ल सूरत बना देते, मियाँ साहब की फ़ोटो बना के उनके सामने रखते कि देखिए हमने अपने लीडर की कितनी अच्छी तस्वीर बनाई। बहरहाल ये तंज इसलिए किया गया कि मजाक बना के रख दिया इन्होंने सियासत को। चीज़ों की अहमियत मर गई, ना सियासत की अहमियत रही, ना सियासतदानों की रही, ना पार्लियामेंट, ना आइन कानून अदालतें, सब चीज़ें जो हैं बेमनी होगी। किसी दौर में क्या बात होती थी, ये वोटर है, ये वोट डालेगा, ये पार्टी है, ये सियासी जमात है, ये बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, इसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो वो कहते हैं ना जब अच्छे लोग पीछे हो जाएंगे और उनके ऊपर जाहिल और इस तरह के लोग जो हैं वो हुक्मरानी करेंगे तो वो मिसालें हमें सच होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसीलिए जो काबिल लोग होते हैं उनको क़याम करना चाहिए, ठहरना चाहिए, गलत लोगों को स्पेस नहीं देनी चाहिए। हम हर तरफ सोसाइटी में देख रहे हैं अनपढ़ लोग आगे जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पीछे हैं। क्यों? वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं। दिखावा है, चापलूसी है, मुनाफकत है, तो उसमें इंसानियत मर गई, अखलाकियात मर गए। तो बहरहाल ये तवील हो गया हमारा एपिसोड। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में भी आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।